हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वर्ल्ड कप डेली कह लो या फिर इसको फुटबॉल डेली कह लो। लेकिन भाई सही मायने में कल हमको वर्ल्ड कप स्टार्ट होता हुआ दिखा है। कल कहूँ कि आज कहूँ, क्योंकि रात के 2:30 बज रहे हैं। देखो भाई, यहाँ पर कतर ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस डाली उसी लेवल पे कहीं ना कहीं ईरान भी टक्कर दे रही थी। ईरान भी लाइक होल्ड माय बियर, क्योंकि अच्छा बियर तो अलाउड ही नहीं है भाई यहाँ पर इक्वाडोर ने जिस तरीके से यहाँ पर वर्ल्ड को एक अपनी परफॉर्मेंस दिखाई कि यस, उस ग्रुप ए में से अगर कुछ है तो इक्वाडोर में निकाल सकता है। यहीं कहीं ना कहीं उसी चीज को हम यहाँ पर ग्रुप ए में नेदरलैंड वर्सेस सेनेगल वाले मैच में भी देखते हुए, लेकिन उससे पहले आई थिंक इसको अपसेट कहो, अपसेट तो नहीं कह सकते लेकिन डेफिनेटली हाँ उनके लिए अपसेट आप जैसे डेफिनेटली कह सकते हो, जो कि इंग्लैंड से कुछ खास ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अनएक्सपेक्टेड था जो भी रिजल्ट था भाई। इंग्लैंड ने 6 गोल सूद दिए भाई कतर में, ईरान में, सॉरी 6 गोल। मतलब जो करना चाह रही थी इंग्लैंड वो कर पा रही थी। इट वॉज लाइक कि 11 बंदे खिला रखे हैं बस ईरान ने। मतलब यार रैंक 20 है ईरान की। ईरान से बहुत एक्सपेक्टेशन थी। अब देखो, मेरे ये नहीं कह रहा कि ईरान यहाँ पर 3-0 2-0 या फिर इंग्लैंड को पेल देती, बट एटलीस्ट एक कंपटीशन, एक फाइट यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो भी उस इंग्लैंड के अगेंस्ट जिसपे खुद काफी सारे इंग्लैंड के फैंस यहाँ पर डाउट कर रहे थे। इट वॉज लाइक इंग्लैंड पोर्चुगल का सेम सिचुएशन है। बहुत ही 5 स्टार स्क्वाड है यहाँ पर पेपर पे, लेकिन उनके अगर मैनेजर की टैक्टिक्स की लेके हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हमारा तो प्लेयर भी है मैड्रिड का, तो बेलिंगम डेफिनेटली। देखो, बेलिंगम की ट्रांसफर रेस होती रहेगी और उस रेस में रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड सब लोग लड़ते रहेंगे। लेकिन भाई उस बंदे ने अपनी वर्थ प्रूव करी है और मैं इसको ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहा भाई। लिटरली उसने जस्टिफाई किया है कि क्यों इस समय ट्रांसफर मार्केट में वो हॉटेस्ट प्रॉपर्टी बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्टिंग से जाएं तो गैरेथ साउथगेट ने थोड़े से तो क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए थे जब उसने बुकायो साका को पिक किया था ओवर फिल फोडन। अब फिल फोडन पर्टिकुलरली पर्सनली मेरे लिए यहाँ पर एक गेम चेंजर है आने वाले इंग्लैंड स्क्वाड में भी, इवन इफ अगर वो पहला मैच यहाँ पर थ्रू आउट 90 मिनट नहीं खेला। लेकिन बुकायो साका ने उन सारे डाउट्स को दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं गैरेथ साउथगेट का जो डिसीजन था उसको प्रॉपर्ली जस्टिफाई किया है। अब देखो, तुमको अगर लाइनअप की हम बात करें तो 4-3-3 में गया था। यहाँ पर उधर लूक शॉ था, हैरी मैग्वायर, जॉन स्टोन्स, केरिन ट्रिपियर थे। बीच में यहाँ पर डेक्लन राइस था और बेलिंगम। उसके बाद हमको यहाँ पर रहीम स्टर्लिंग। अगेन इस वाले सिलेक्शन पे भी काफी सारा सवाल खड़े गए थे कि क्या रहीम स्टर्लिंग की जो क्लब परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर उसको डिजर्व करवाती भी है या फिर गैरेथ साउथगेट अगेन हैरी मैग्वायर टाइप परफॉर्मेंस जो फेवरेटिज्म है वो यहाँ पर कर रहा है रहीम स्टर्लिंग को पिक करके। हैरी केन, मेसन माउंट और यहाँ पर बुकायो साका था। मतलब मैच स्टार्ट होते ही आप समझ जाते हो कि ईरान की बस की तो नहीं है ये, या बस की नहीं है या फिर ये करने के मूड में भी नहीं है। अब देखो, ये जो टैक्टिक्स होती है ना कि आप गेम को जितना लंबा हो सके उतना खींच सको, क्योंकि लाइक ऐसा होता है कि 60 मिनट तक गेम इस कदर बना के रखो कि अगले 30 मिनट में कुछ खेलने को बचा रहे। और यहां पर तो खैर ऑफ कोर्स पहले हाफ में ही कुछ खेलने को नहीं बचा था। मेरे को तो ये भी डाउट हो रहा था कि सेकेंड हाफ में उतरेंगे भी या नहीं उतरेंगे, क्योंकि कतर वाले मैच में चाहे कतर के फैंस चले गए हो, वो अपनी टीम की परफॉर्मेंस देख के ऐसा लगता है कि ईरान अपनी खुद की परफॉर्मेंस देख के कहीं ना कहीं घर चल रहे, चलो भाई ठीक है, हमारी तो खाली बस आ रही थी, हम तो बस उसी में बैठ के आ गए वर्ल्ड कप देखने की, अच्छा कैसा लग रहा है कतर का वर्ल्ड कप। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज देखो, 4-3-3 भी आप कह सकते हो, 4-2-3-1 भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि बेलिंगम और डेक्लन राइस ने लगातार इसको शील्ड रखा। लेकिन बेलिंगम कोई सीडीएम नहीं था। अब बेलिंगम के पास पूरी, मतलब देखो, बेलिंगम की इंस्ट्रक्शन की हम बात करें या फिर उसके खुद के यहां पर पर्सनल इंटेलिजेंस की बात करें कि उसको बखूबी पता था कि कब उसको अटैक करने जाना और कब उसको डिफेंस करने जाना है। और यहां पर यही इंग्लैंड का गेम चेंजिंग था। अगर मेसन माउंट की बात करें तो मैं ऐसा कहूंगा कि उसने कोई आउट ऑफ द बॉक्स, उसने कोई स्टारडम वाली परफॉर्मेंस नहीं दी है, लेकिन उसने भी पूरा यहां पर काम किया है। रहीम स्टर्लिंग भी ठीक है, ही वाज डूइंग एवरीथिंग गुड और गोल ने भी उसका जो मोराल है उसको बूस्ट किया है। लेकिन यहां पर नेगेटिव है ही नहीं भाई कोई नेगेटिव नहीं है। देखो, एक चीज तो कंफर्म हम कह सकते हैं कि ये जो 4-3-3 का सिस्टम है आप इसको मान के चलो कि ये परमानेंट नहीं है। साउथगेट ने इसको पहले भी प्रूफ कर रखा है और कहा भी है कि जब भी कोई टफर ओपोनेंट आएगा वो यहां पर टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी चेंज कर देगा और बैक 3 पे जाएगा। लेकिन सवाल इसका नहीं है कि बैक 4 में इसको प्रॉपर सक्सेस मिल रहा है, बैक 3 में नहीं मिलेगा। सवाल इस चीज का है कि जिस प्रोफाइल के प्लेयर्स को खिला रहा है वो यहां पर बहुत ज्यादा तगड़े हैं।
अगर हम लूक शॉ की बात करें उसको भी पूरी फ्रीडम थी, और अगर किरियन ट्रिपियर की बात करें तो उसका तो स्ट्रेंथ ही है कि वो यहाँ पर अपनी पोजीशंस को पिक करके यहाँ पर बेस्ट आउटकम निकाल सकता है इंग्लैंड के लिए। अगर हम हैरी केन की भी बात करें तो देखो यार, मैंने प्रेडिक्शन में भी कहा था कि हैरी केन जितना बेहतरीन नंबर 9 है, कहीं ना कहीं उसी लेवल का बेहतरीन वो नंबर 10 भी है, और उसने एक बार फिर से प्रूव कर दिया। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस है ये कॉम्प्लीमेंट तब हो जाती है जब आपके पास आपकी स्किल्स को दिखाने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए उसी टाइप के प्लेयर्स हैं। अगर हम बुकायो साका की बात करें, स्टर्लिंग की बात करें, बेलिंगम के उन रन्स की बात करें, वो सब कहीं ना कहीं हैरी केन के ड्रॉप डीप को पूरा का पूरा जस्टिफाई कर रहे थे। इट्स टिपिकली कहीं ना कहीं करीम बेंजेमा जो हमारे लिए करता हुआ आ रहा है, और वही चीज यहां पर करा है। अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि ईरान काफी रफ खेल रही थी, और लग भी रहा था कि देखो यार, जो टीम लंबा गेम को खींचने के मूड में है, जो टीम इरिटेट करने के मूड में है, तो वो फाउल करेगी, मोमेंटम तोड़ेगी। एक उनके साथ इंजरी भी हो गई, बट फिर भी यहां पर कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने अपना जो डेकोरम है, जो मोमेंटम है, उसको बना के रखा, और ये चीज काफी ज्यादा मेरे को अच्छी लगी। जो मेरे को एक चीज काफी और अच्छी लगी वो ये था कि डिस्पाइट यहां पर जब सब्स्टिट्यूशन हो गए, सब्स्टिट्यूशन के बाद भी कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड का रिदम था ना, वो काफी सही था। चाहे आप यहां पर बेलिंगम के हेड, मार्कस रैशफोर्ड के, भाई आई थिंक 40-50 सेकंड के अंदर ही उसका जो पहला इंटरेक्शन था बॉल के साथ, जो पहला उसने इंट्रोडक्शन दिया था ना कि माय नेम इज मार्कस रैशफोर्ड टू बॉल, वो यहां पर गोल में तब्दील हो गया। और मार्कस रैशफोर्ड, मानो ना मानो, लेकिन हुक्म का इक्का हो सकता है गैरेथ साउथगेट के लिए। नेगेटिव कुछ भी नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि इस मैच में कहीं ना कहीं जितनी तारीफ आपको इंग्लैंड की करनी पड़ेगी, उतनी ही बेइज्जती आपको ईरान की करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए तो ईरान यहां से बाहर है। अगेन, गोल डिफरेंस मेरे लिए बहुत मैटर करता है इस वर्ल्ड कप के ग्रुप टेबल्स में, और आने वाले टाइम में जब भी टेबल जब डिसाइड होती रहेगी, जैसे जैसे 3 मैचेस खत्म होते रहेंगे, तुमको पता चलेगा जो गोल डिफरेंस है वो कितना ज्यादा है। और ये चीज हम लोग नोटिस भी करते हुए आ रहे हैं कि काफी टीम्स यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैसिव गेम खेल रही है, थोड़ा सा प्रैग्मेटिक अप्रोच ले रही है कि अपना गोल डिफरेंस मेंटेन रखो। पहला गोल जब मारा इंग्लैंड ने, तो ईरान इससे पहले कुछ समझती, इतने में तो इंग्लैंड ने 10 मिनट के अंदर 2 और मार के 3-0 कर दिया। तो 3 पहले हाफ में मारे और फिर 3 सेकंड हाफ में मारे, लेकिन ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी इंग्लैंड की तरफ से, और ये चीज चाहिए भी थी इस वर्ल्ड कप में। अभी तक अगर हम बड़ी टीम्स की बात करें तो इंग्लैंड पहली बड़ी टीम थी जिसका मैच था, और उन्होंने यहां पर अनाउंसमेंट कर दी, और ये एक ताबड़तोड़ अनाउंसमेंट है। यहां पर तुम खुद देखो इसको किस तरीके से गैरेथ साउथगेट ने यहां पर एक होप बनाई है, एक मोमेंटम बनाया है, एक बस क्रिएट करा है कि इंग्लैंड मजाक के मूड में नहीं है। अब फर्क इतना है कि जब ये टफ ओपोनेंट के अगेंस्ट आएंगे तो वो जो क्लच है, वो जो टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी है, वो यहां पर किस तरीके से आएगी। क्योंकि यार तुम देखो, अगर हम हैरी मैग्वायर की बात करें तो वो भी सेट पीसेस पे काफी सही है। सेट पीसेस तो मेरे को लगता है कि इंग्लैंड इस बार पिक कर सकती है। हैरी केन देख लिया, बुकायो साका का हमने इन्वॉल्वमेंट देख लिया, उसके बाद अगर हम जैक ग्रिलिश के अगर कैमियो की बात करें, वो भी अच्छा था। कैलम विल्सन ने यहाँ पर अनसेल्फिशली एक गोल असिस्ट करा है। उसके बाद यहाँ पर फिल फोर्डन की बात करें तो पॉकेट स्पेसेस में वो भी ऑपरेट कर सकता है। इंग्लैंड के लिए इट वॉज अ परफेक्ट डे। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपने दूसरे मैच की, नेदरलैंड वर्सेस सेनेगल। देखो, हमने कतर इक्वाडोर को देखा, इंग्लैंड ईरान का देखा, पता चल गया कि यार ये तो 2 टीम फिसड्डी सी आ गई हैं जिनसे एक्सपेक्टेशन बहुत थी, लेकिन इस मैच में अच्छा लगा। अब यहां पर प्रॉब्लम एक थी, जहां फैंस इस चीज को लेकर खुश थे कि ये 2 टीम यहां ऐसी खेल रही है, ये 22 बंदे ऐसे खेल रहे हैं जो कि हराना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, 3 पॉइंट्स बैग में लेना चाहते हैं। और ये चीज इसलिए भी हो गया क्योंकि अब उनको पता चल गया कि इक्वाडोर 3 पॉइंट्स के साथ हैं, गोल डिफरेंस अच्छा है, और कतर तो बाहर है। देखो, कतर बाहर है, कतर को सिर्फ होस्ट करना था, खेलना नहीं था। तो यहां पर उनके लिए 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। ऐसे में कहीं ना कहीं नेदरलैंड सेनेगल इंटेंट दिख रहा था, लेकिन अगेन इंटेंट था, लेकिन कटिंग एज नहीं था। यहां पर वो स्किल नहीं थी, फाइनल थर्ड में वो क्लैरिटी नहीं थी, और इसलिए हमको मेजॉरिटी ऑफ द मैच यहां पर केजी होता हुआ दिखा। अब सबसे पहले अगर हम यहां पर लुई वैन हाल की बात करें तो जो चीज उसके लिए काम कर रही थी वो थे उसके विंग बैक्स, बहुत एक्टिवली यहां पर हाई प्रेस कर रहे थे। और काफी बार हमने देखा कि जब अगर ब्लाइंड की बात करें या फिर हम अगर यहां पर डम्फ्रीज की बात करें, वो पेनल्टी बॉक्स में अवेलेबल थे। क्रॉसेज हमको दोनों तरफ से देखने को मिले। सेनेगल के अटैक में आप यहां पर माने को मिस कर रहे हो, बिल्कुल मिस कर रहे हो, बिकॉज आपके पास यहां पर ब्रूटैलिटी नहीं है। और इस सेनेगल टीम में हर एक चीज है, वो फिजिकलिटी है, वो इंटेंसिटी है, वो पासिंग सीक्वेंस भी है, क्रॉसेस डालने की एबिलिटी भी है, और कहीं ना कहीं वो लंबे कटकाटी ग्रेट खाली के भतीजे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्रूटैलिटी तो नहीं दिखती। और यहां पर आप जितने भी शॉट्स देख लो सेनेगल के, उनमें जो XG होगा, जो XT होगा, वो जस्टिफाई नहीं करता। हाँ, अगर वहां पर माने होता तो कहीं ना कहीं मैं बेट कर सकता था कि ठीक है, सेनेगल आज गोल मार सकती थी। अगर नेदरलैंड्स की हम बात करें तो नेदरलैंड्स यार
नेदरलैंड्स के पास अटैक है, लेकिन अटैक ऐसा नहीं है कि आपको क्लियर कट वो गोल दे देगा। खैर अगर लुइस वैन गाल की अगर टैक्टिक्स की बात करें तो वो भी इसी तरीके से डायनामिज्म प्रोवाइड करती है कि एक पर डिपेंडेंसी ना हो। अगर मेम्फिस डिपाई के आने के बाद कहूँ तो नेदरलैंड ने तो एक्चुअली में कंट्रोल भी खो दिया था। लेकिन अगेन अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग की और कोडी गाक्पो की, गाक्पो को मिडफील्ड से बाहर की तरफ ऑपरेट करवाना एक अच्छा डिसीजन था। गाक्पो के रन्स की हम बात करें, हर एक चीज कहीं ना कहीं दिख रही थी, मेरे लिए तो वो काम कर रहा था। डियोंग की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंप्लेन थी मेरे को डियोंग से, क्योंकि उसके जो पासिंग थे वो मतलब ड्रॉप डीप करके वो जो ड्राइव करता है ना, उसको बीट नहीं कर सकता भाई कोई भी, वो चीर देगा पूरे डिफेंस को। लेकिन जो फाइनल पास था वो मिस था। बट अगेन दिस इज डियोंग, एक ऐसा असिस्ट जो कि वो ही दे सकता है, जो कि जरूरत भी थी, एंड मोमेंट पे जरूरत थी, जब कहीं ना कहीं सेनेगल एक पॉइंट लेती हुई दिख रही थी, तब उस बंदे ने यहां पर वो निकाला, एंड दिस वाज सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मेम्फिस डिपाई का शॉट, जिसको डिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर क्या नाम है उसका, सेलमॉन्डर भाई का, उसने यहाँ पर गोल मारा क्लासन ने। लेकिन अगेन यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूं, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एडवार्ड मेंडी की, सबसे पहली चीज तो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुंजाइश नहीं थी, वो कुछ कर सकता था, लेकिन जितनी भी गुंजाइश थी शायद से उसको वो फुलफिल भी नहीं कर पाया। एडवार्ड मेंडी ने जो यहाँ पर कोडी गाक्पो का जो हेडर था उसको वो बचा सकता था, बचा नहीं पाया। आई थिंक वो स्टडी जो गेम था, जिसको मैं एडवार्ड मेंडी के जो एक गेम को पढ़ने का तरीका होता है ना, मैं हमेशा से उसके ऊपर डाउट करता हूँ। लेकिन पहले में वो इतना ब्यूटीफुली क्रिएट किया गया था कि आप ज़्यादा नहीं कोस सकते, लेकिन जो दूसरा गोल था ना यार भैया, वहां तो तुम कुछ ना कुछ तो कर सकते थे। मेम्फिस डिपाई ने, ऐसा तो नहीं है कि रोनाल्डो की टांग है उसके पास की पावर बहुत ज्यादा लगा दी, लेकिन उसके बाद जो आपने उसको पुश करा, जो आपने उसको पकड़ा नहीं पता क्या करा, लेकिन आपने इतना बेहतरीन मतलब इतना प्यारा टैप इन कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ क्यों कर रहा था, बॉल ऐसे रख के अपने गोल में ही मार देता। वहां पर एडवार्ड मेंडी ने थोड़ा सा मेरे को डिसअपॉइंट किया, बट कहीं ना कहीं यहां पर अब दिख रहा है कि नेदरलैंड जिस तरीके से खेल रही है, जिस तरीके से क्वालिटी उनके पास है, गेम चेंजर्स है उनके पास, डार्क हॉर्स तो डिफाइन कर दिया है, लेकिन कतर का पेटीकोट वो फाड़ देंगे, और 6 पॉइंट से नीचे तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता। तो मेरे लिए नेदरलैंड यहां पर अब इस ग्रुप को टॉप करती हुई दिख रही है। इक्वाडोर वुड बी हैप्पी। उसके पीछे का रीजन ये है कि एक तो उनका खुद का गोल डिफरेंस अब सुधरा हुआ है। अगर उनको ये भी मान के चलते हैं कि अब देखो वो जाएंगे हरामजादी बॉल पे, अब हरामजादी बॉल उनकी चल गई तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं भी चली तो उनको ये तो भरोसा है कि ठीक है, अपने से 2 और चूतर टीम है जिनका गोल डिफरेंस बहुत गंदा ठुका हुआ है। तो ये तो थी भाई ग्रुप ए की और ग्रुप बी की कहानी। लेकिन अब बात करते हैं यहां पर ग्रुप सी की, और बहुतों के लिए भाई वर्ल्ड कप हो रहा है अब स्टार्ट, और ये इमोशंस के साथ स्टार्ट हो रहा है। द मोमेंट लियोनेल मेसी सेक्सी सी अर्जेंटीना की जर्सी पहन के, या मेरी जर्सी ही नहीं आई बहनचोद अभी तक, वो जिस मोमेंट पे उस फील्ड में एंटर करेगा ना भाई, इमोशंस आएंगे। लास्ट वर्ल्ड कप है, और क्या लियोनेल मेसी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल भी रहा है कि अपने ड्रीम को अचीव कर सकता है, सिर्फ उसका ही ड्रीम नहीं, साथ ही साथ लियोनेल मेसी के तमाम उन मिलियंस ऑफ फैंस जो कि उसके साथ हर वो 90 मिनट के हर एक सेकंड, सारे के सारे गेम्स, ग्रुप स्टेज, नॉकआउट, सब में ड्रीम करेंगे कि हाँ भाई दिस इज द वर्ल्ड कप। वो कल है। अगर बात करें अर्जेंटीना वर्सेस सऊदी अरेबिया की, तो देखो यार सऊदी अरेबिया की अगर रैंकिंग की बात करें तो ऐसे 50 से 51 है, लेकिन सऊदी अरेबिया का जो मैनेजर है वो काफी इंटरेस्टिंग है। अफ्रीकन टीम्स के साथ भी अपने आप को प्रूव कर चुका है, वर्ल्ड कप में दूसरी बार है, मोरक्को के साथ भी वो यहाँ पर अच्छा खिला चुका है, और सऊदी अरेबिया के साथ अब वो यहाँ पर खेल रहा है। अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो तुमको पता है भाई लियोनेल मेसी इज डेफिनेटली वन जिसको आप देखना चाहोगे और आप देखोगे कि गेम चेंजिंग करेगा। मैं 10-9 कोई मतलब आई एम नॉट हाइपिंग अप, आई एम नॉट ओवर एग्जैजरेटिंग, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेसी यहां पर कल 9-10 की परफॉर्मेंस देने वाला है, एंड ही शुड। क्योंकि अगर कोई मेरे से अर्जेंटीना की वीकनेस की पूछेगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम इससे एग्री करते हो नहीं करते, लेकिन एक डर होगा हर उस मेसी फैन और अर्जेंटीना के फैन में कि व्हाट इफ ही डजंट वर्क आउट। टचवुड ऐसा हो ना, बट कहीं ना कहीं डरना पड़ेगा। साथ ही अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहां पर कोई अल शवारी है, क्योंकि उनका जो टॉप स्कोरर है वो अवेलेबल नहीं है एंटी डोपिंग के मामले में, बट उसके अलावा अगर हम बात करें बाकी के टॉप स्कोरर्स की और ऑप्शंस की तो दे हैव इट। फास्ट मूविंग प्लेयर्स हैं, प्रैग्मेटिक अप्रोच ही रखेगा, गेम को लंबा खींचने की बात होगी। यहां पर अर्जेंटीना की जो क्वालिटी है उसका एक टेस्ट है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां पर यह भी है कि अर्जेंटीना कहीं ना कहीं खुद से भी भिड़ेगी, क्योंकि अगर हम पिछले वर्ल्ड कप की बात करें तो मेमोरीज अच्छी नहीं है। हाँ,
जोश बहुत ज़्यादा है और खुद लियोनेल मेसी ने भी माना है कि देखो नर्वसनेस तो रहती ही है और कहीं ना कहीं तुम देखो कि पहला मैच जैसा है ना, जीतना तो पड़ेगा। अब इंग्लैंड का स्टेटमेंट आ गया, नीदरलैंड ने भी अपना डार्क हॉर्स का प्रूफ कर दिया, अर्जेंटीना हैज टू प्रूव इट। अब इस चीज़ पे मैं ये नहीं कह रहा कि अर्जेंटीना, देखो काफ़ी लोग अगर तुम मानोगे तो हाइप है, बेट है, होप्स हैं, एक्सपेक्टेशन है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी है। लेकिन एक तरफ तुमको मानना पड़ेगा कि काफी लोगों का यह मानना भी है कि अर्जेंटीना या तो जीतेगी या डिसअपॉइंट होगा। मतलब अगर सेमीफाइनल में भी बाहर हो गए ना, फाइनल में भी हार गए, तो हम तो डिसअपॉइंट होंगे। हम ये मान के चलेंगे कि स्कलोनी ने जो अपनी जॉब है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करी। खैर लो सेल्सो के अगर हम यहाँ पर अगर एब्सेंस की बात करें तो स्कलोनी ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि उसकी स्टार्टिंग 11 यहाँ पर बिल्कुल फिक्स्ड है और यहाँ पर या तो पापू गोमेज या फिर मैक एलिस्टर यहाँ पर उसको फिल करेगा। अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो देखो मेरे को लगता है कि सऊदी अरेबिया कितनी ही यहाँ पर अगर उसने परफेक्ट एग्जीक्यूशन कर दिया तो वो 1 पॉइंट के लिए जा सकती है। अगर कोई हाउलर ही आ गया तो अपसेट हमको देखने को मिल सकता है और ऐसे में बहुत बड़ा अपसेट हुआ, क्योंकि मैंने ऐसा कहा कि अर्जेंटीना सऊदी अरेबिया के साथ साथ अपनी खुद की मोराल के साथ भी बीट कर रही है। काफ़ी लोग इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि लास्ट मैच आपने 2019 में हारा था और अर्जेंटीना जब कोई क्योंकि इंटरनेशनल गेम्स ऐसे ही हैं, 35 गेम दिखते हैं लेकिन 35 गेम आपके 2-2.5 साल की बात हो रही है यहाँ पर। लास्ट आप ब्राज़ील से आ रहे थे जिसको बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्राज़ील से ही भिड़त होगी फाइनल में। तो मामला तो भाई देखो बहुत क्रूशियल है और मामला यहाँ पर साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। तो देखना यह है कि भाई किस तरीके से लियोनेल मेसी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और खास तौर से यहाँ पर डी मरिया जिसको क्लच भी कहा जाता है, उसके बाद यहाँ पे लोतारो मार्टिनेज की हम बात करें, ओटामेंडी और यहाँ पर रोमेरो के साथ या फिर इन दोनों की पेयर को लगाया जाएगा या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर लिसांड्रो मार्टिनेज भी हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल मैं यहाँ पर आई थिंक लियोनेल मेसी, जैसे स्कलोनी ने भी कहा था और मेसी के इंटरव्यू में इस चीज को देखने को मिला, उन्होंने कहा कि देखो वर्ल्ड कप है, डर तो लगता ही है, गांड तो फटती है, लेकिन बट स्टिल हमको फुटबॉल खेलना आता है, हमको वहाँ फुटबॉल खेलना है। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप है तो वहाँ पे हमको कहेंगे चलो गिल्ली डंडा लेके आओ, हमको फुटबॉल खेलना आता है और हम इसको पिछले 3 साल से दिखाते हुए आ रहे हैं। मैटर ये करता है कि छोटी सी मिस्टेक, एक छोटा सा भी सेटबैक इस समय अर्जेंटीना के लिए बहुत लंबा पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस है, होप्स है, बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है, एक अच्छा घमंड भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है भाई। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो पूरी तरीके से फटते भी है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। डू मेक श्योर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एपिसोड को लाइक करें। मिलते हैं एक और वर्ल्ड कप के डेली में।